जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडे ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आपने मेरे पिछले वीडियो भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हिमालय पर्वतमाला के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको उत्तरी मैदान के विषय में बताऊंगा कि ये मैदान कैसे बना, इसके कौन कौन से भाग हैं, किन किन नदियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है इस मैदान को बनाने में, और कौन कौन सी स्थलाकृतियां नदियों के द्वारा इस मैदान में बनाई गई हैं, किन किन राज्यों में मैदान का विस्तार है और कौन कौन सी फसलें इस मैदान में उगाई जाती है। वीडियो देखने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए वीडियो देखते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला थी जिसको हम कहते हैं शिवालिक बनी। शिवालिक किससे बनी थी? नदियों के अवसादों के निक्षेप थे। तो शिवालिक के निर्माण के पश्चात हुआ क्या कि उसके साथ गिरिपथ भाग में एक बहुत बड़े गर्त का निर्माण हो गया। गर्त मतलब गड्ढे का निर्माण हो गया और यह दक्षिण के प्रायद्वीप भारत था। ठीक है, इसको आप सिर्फ प्रायद्वीप भारत तक ही सीमित रखेंगे तो इस तरह आपको ज्यादा समझ आएगा। प्रायद्वीप कालांतर में क्या हुआ, लाखों साल तक प्रायद्वीप भारत से और इधर से शिवालिक से आने वाली नदियों ने लाखों वर्ष तक यहां पे अवसादों का निर्माण जमाव किया। इन अवसादों के जमाव से क्या हुआ, धीरे धीरे ये गर्त पूरा इस तरह पूरा भर गया और किसका निर्माण किया? उत्तरी मैदान का निर्माण किया। अब कौन सी प्रमुख नदियां थी जिन्होंने इस मैदान के निर्माण में भूमिका निभाई? एक तो सिंधु नदी थी, ये उसकी सहायक सतलज, रावी, व्यास, चेनाब। दूसरी गंगा और उसकी सहायक जिसमें जमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, महानदी। तीसरा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक तीस्ता, दिबांग, दिहांग, लोहित। इन सभी नदियों ने इस पूरे मैदान का निर्माण किया। इसलिए कहा जाता है कि जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। यह बड़ी सिंपल परिभाषा है, इसको याद रखिएगा। पूर्व पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम यदि देखा जाए, इस पूरे मैदान की जो लंबाई है करीब 2400 किलोमीटर है और विस्तार करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और औसत चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। ये 9th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 11th में थोड़ी फिगर अलग है, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस 9th की किताब में यही फिगर्स लिखे हुए हैं। जलोढ़ों की जो गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर है। जलोढ़ मतलब नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को जमाव को हम जलोढ़ कहते हैं, जो करीब 1000 से 2000 मीटर है। इसका मतलब गंगा के मैदान में रहने वाले लोग एक बार जमीन की तरफ, पांव की तरफ देखें और सोचे कि जिस जगह वो खड़े हैं, जहां उनका घर बना है, जैसे ये प्रयागराज है जहां मैं रहता हूं, वहां पे करीब 2 किलोमीटर गहरा गड्ढा था आज से करोड़ों साल पहले। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ। इस मैदान की कई विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले नदी द्वीप माजोली। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे, ये देखिए यहां पे है माजोली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहां पे करीब 50,000 के करीब लोग रहते हैं, परमानेंट रहते हैं और स्टीमर और नाव के माध्यम से आते जाते हैं। यद्यपि इस द्वीप पे खतरा पैदा हो गया है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो धार है वो तेज हो गई है या बाढ़ के समय, तो इस द्वीप के चारों तरफ कटाव आरंभ हो गया है। तो इसलिए इस द्वीप के अस्तित्व को बचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वितरिकाएं, देखिए वितरिकाएं क्या होती हैं? जब नदी पहाड़ों से
धरातल पे आती है। ये देखिए पहाड़ से मैदान में आई, मैदान से ये सागर है। समुद्र में आती है, गिरने से पहले क्या होता है, जब ये मैदान में आती है तो यहां पे इसकी गति बहुत तेज होती है, लेकिन मैदान में आने के बाद इसकी गति धीमी होने लगती, और जब ये समुद्र की तरफ जाती तो इसकी गति और धीमी हो जाती है। तो नदी क्या करती है, अपने साथ लाए गए अवसादों को कई जगह जमा करने लगती है। इस तरह जब ये जमा करने लगती है तो नदी क्या होता है, ये देखिए नदी की धाराएं कई भागों में बट जाती हैं। इस तरह ये धाराएं क्या है, बट गई, आपस में ये बट गए। इन्हीं को वितरिकाएं कहते हैं, इन्हीं को वितरिकाएं कहते हैं। और जब ऊपरी भाग में जब नदियों से बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं तो इसको कहते हैं सहायक। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज इंग्लिश में, और इसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। जब मुख्य नदी में बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं तो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, सहायक नदियां कहलाती हैं। और जब नदी बहुत अवसादों की जमाने से बहुत सारे धाराओं में बढ़ जाती है तो उसको वितरिकाएं कहते हैं। उत्तरी मैदान का जो विभाजन है वो मुख्य नदियों, उसकी सहायक नदियों के आधार पर किया गया है। जैसे पंजाब का मैदान, ये पंजाब का मैदान है जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। गंगा का मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया। हम एक एक करके तीनों मैदानों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पंजाब का मैदान, ये उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है। ये देखिए पश्चिम का भाग है, ये उत्तरी मैदान का सबसे पश्चिमी भाग है, जिसका निर्माण सिंधु और उसकी सहायक चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज के द्वारा किया गया। यही कारण है कि पंजाब को पंजाब का मतलब 5 नदियों है ना, पंचनद, तो इसीलिए इसको पंजाब नाम पड़ा है। इस मैदान बहुत ही उपजाऊ है। यहां पे इस मैदान में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआब का मतलब है, दो का मतलब तो संख्या हो गई, और आप का मतलब होता है पानी, मतलब दो पानी के बीच की भूमि। और ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। इसको याद कैसे करेंगे, बहुत ट्रिकी है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप नदियों का क्रम यदि याद कर लें तो सबसे पहले कौन सी नदी ऊपर, झेलम है कि चिनाब है, कौन सी नदी है, याद है या नहीं याद है? देखिए सबसे पहले झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलज है। व्यास सतलज की सहायक है। तो उसी क्रम में यदि इसको याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह, जैसे चाज है, चिनाब और झेलम, झेलम और चिनाब, देखिए वर्ड कैसे हुए, चा है ना, इसलिए इसको पहला वर्ड उससे बना है और जो दूसरा वर्ड है वो इससे बना है। तो चार झेलम, चिनाब और झेलम नदी से, फिर रचना रावी और चेनाब से लिया गया है। फिर तीसरा है बारी, बा व्यास का है और रावी का रा है। फिर बिस्तर जो व्यास का बा है और सतलज का सा है, और सिंधु सागर झेलम चिनाब और रावी। तो बहुत आसान है, चार रचना, बारी, बिस्त और सिंधु सागर, इनको बहुत अच्छी तरह आप याद कर लीजिएगा। इस मैदान के बारे में और भी बहुत डिटेल है, जैसे इस मैदान में नदियों द्वारा अपर्दित जो मैदान है उसको चाज भी कहते हैं, चोज भी कहते हैं, और ये बहुत उपजाऊ मैदान है। और ये मुख्यतः एक बांगड़ क्षेत्र में आता है, जिसको मैं अभी पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में। ये बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। उत्तरी मैदान का दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है गंगा का मैदान, अर्थात पूरे मैदान का सबसे अधिक विस्तार गंगा के मैदान का है, जहां गंगा और उसकी सहायक नदियां जमुना, गंडक, कोसी, सोन, गोमती आदि नदियों के द्वारा इस पूरे मैदान का निर्माण किया गया है। इसको याद रखना है कि इस मैदान का विस्तार घग्गर से तीस्ता नदी का है। तीस्ता नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र नदी की है। हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो मान लीजिए यमुना का क्षेत्र, ये घग्गर नदी यहां से लेके ये तीस्ता नदी का क्षेत्र, इसके बीच में पूरा गंगा के मैदान का विस्तार है। कौन कौन से राज्य आते हैं? हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड के कुछ क्षेत्र, पूरा झारखंड नहीं आता, ये थोड़ा सा ऊपरी भाग आता है, उत्तरी भाग, और पश्चिम बंगाल, ये पूरा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आ जाता है। और इसकी जो लंबाई है करीब 1400 किलोमीटर है। इसको बिल्कुल अच्छे याद रखिएगा। क्योंकि गंगा का मैदान अलग अलग है, लंबा है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान मतलब दिल्ली से लेके ये यमुना नदी है और ये यहां मिल रही है इस पॉइंट पे, तो यहां तक क्या हो गया, ऊपरी गंगा का मैदान। अब इस पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ऊपरी तो मतलब पर्वतीय होगी, हम मैदान की बात कर रहे हैं। तो जब नदी मैदान में आ जाती है उसके बाद ये विभाजन शुरू हुआ, वो पर्वतीय भाग है नदी का। फिर मध्य गंगा का मैदान प्रयागराज से लेकर फरक्का बैराज तक, ये पश्चिम बंगाल में बना है, फरक्का बैराज तक इसका निर्माण हुआ। फिर निम्न गंगा का मैदान, ये डेल्टाई भाग, ये पूरा डेल्टाई भाग, और इस जो यहां पे सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा। हम लोग अपोह तंत्र में इस बारे पढ़ेंगे कि, लेकिन यहां थोड़ा सा बता देता हूं कि सुंदरवन इसलिए कहा जाता है कि यहां पे सुंदरी नामक लकड़ी मिलती है, जिसकी वजह से सुंदरवन डेल्टा बना। इस मैदान में बड़ी अलग अलग प्रकार की आकृतियों का निर्माण नदी करती है। जब नदी मैदान में आती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, तो इस तरह टेढ़ी मेढ़ी चलने लगती है, जिसको हम विसर्प कहते हैं, सांप की तरह। ठीक है, जब ये विसर्प खूब ज्यादा घुमावदार हो जाता है तो जमाव के कारण ये भाग जैसे टूट गया और नदी सीधी बहने लगी, तो इसको गोकुल झील कहते हैं। ठीक है, नदियां अपने दोनों तरफ अवसादों का जमाव करती हैं, तो उसको बाढ़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, तो नदी गंगा के मैदान में बहुत सारी अलग अलग आकृतियों का निर्माण करती है। उत्तरी मैदान का जो सबसे पूर्वी भाग है वो कहलाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र वास्तव में ये चीन के तिब्बत क्षेत्र से निकलती है तो सांगपो कहलाती है, और जब ये भारत में नामचा बरवा के पास से प्रवेश करती है तो दिबांग और लोहित नदी मिलती है, तो उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। और इस मैदान का निर्माण सुबनसिरी, मानस, तीस्ता आदि नदियों के अवसादों के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। बाद में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से प्रवेश करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। इस मैदान का अधिकांश भाग असम में, ये देखिए, ये जो बीच का, यदि इसको मैप आपका याद हो फर्स्ट चैप्टर का, तो ये देखिए बीच का जो पूरा भाग है असम है। और ये माजुली, जो मैंने पहले बताया था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी मैदान में है, माजुली। ये जो मैदान है ये 2 चीजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ पे चावल की खेती बहुत होती है और दूसरा जूट की खेती बहुत होती है। इस मैदान में ब्रह्मपुत्र नदी अपने बाढ़ के लिए भी विश्व विख्यात है। बरसात के दिनों में काफी बाढ़ आती है और असम का और बहुत बड़ा एरिया पानी में डुबो देती है। तो ये था उत्तरी मैदान का नदियों के आधार पर विभाजन। अभी तक आपने पढ़ा था जो उत्तर का मैदान है या उत्तरी मैदान है उसका प्रादेशिक विभाजन। अब हम पढ़ेंगे भौतिक लक्षणों के आधार पर जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो मानव द्वारा विभाजन था कि पंजाब का मैदान है, गंगा का मैदान है और ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह भौतिक लक्षणों द्वारा जो प्रकृति बनाए, उसमें सबसे पहले भाबर। भाबर क्या? शिवालिक के ढालों के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर संकरी पट्टियों में नदियां कंकड़ जमा करके इसका निर्माण करती है। ये देखिए शिवालिक है, ये पूरा शिवालिक है बेटा, देखा है तो ये शिवालिक के गिरिपद में उसके समानांतर 8 से 16 किलोमीटर तक नदियां जो अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती है उनका जमाव करती है। क्यों जमाव करती है? क्योंकि पहाड़ पे नदियों की तो गति अधिक होती है, लेकिन जब वो मैदान में आती है तो गति कम हो जाती है। जब नदियों की गति कम हो जाती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर ले जाने में सक्षम नहीं हो पाती, तो वो गिरिपद में जमा कर देती है, जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है। कंकड़ बजरी के ढेर के नीचे प्रभावित होने के कारण अदृश्य हो जाती है। ये इतने ज्यादा कंकड़ पत्थर यहां जमा हो जाते हैं कि छोटी मोटी नदियां क्या होती हैं,
इसके नीचे अदृश्य हो जाती है और वो ऊपर दिखाई नहीं देती। ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं। सिंपल सी बात है, जहां कंकड़ और बजरी का ढेर होगा वहां खेती लायक कोई जमीन तो होगी नहीं, इसलिए ये क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। भाबर के दक्षिण में उसके समानांतर फैले हुए क्षेत्र को हम तराई कहते हैं, जो रेड रंग से ये करीब 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है और ये नम और दलदली है। ये नम और दलदली क्यों है? इसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है और दूसरा, भाबर में जो अदृश्य नदियां थी वो तराई क्षेत्र में पुनः धरातल पर आ जाती हैं। उसका कारण ये होता है, क्या देखिए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, बड़े बड़े सर्कल्स हैं और यहाँ पे छोटे छोटे, जिसके कारण वो पुनः धरातल पर आ जाते हैं, जिसके कारण क्षेत्र नम और दलदली हो जाता है। ये क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। आजादी के समय लाखों शरणार्थी जब पाकिस्तान से भारत आए तो उनको बसाने के लिए और कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तराई क्षेत्र में जंगलों के विनाश का क्या बहुत बड़ा कारण था? पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराना। इसी क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। नेक्स्ट प्रमुख जो भौतिक लक्षण है बांगड़। बांगड़ एक्चुअली क्या है? पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है। पुराना जलोढ़ क्षेत्र, खादर नवीन है, पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं बांगड़, या उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब है कि ये बाढ़ के क्षेत्र की उच्च भूमि है जहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच जाता। और जो बांगड़ क्षेत्र है मुख्यतः पंजाब व उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो बांगड़ के विषय में सिंपल सी ये बात है, ये पुराने जलोढ़ के मैदान है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये देखिए जो रेड रंग से दिखाया गया, इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। और यहां पे रे, कलर आदि शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है जो इस क्षेत्र की लवणीय और अन्य भूमियों के लिए किया जाता है। ये जो बांगड़ क्षेत्र है ये कृषि के लिए कम उपयोगी होता है, लेकिन इस क्षेत्र का जो भूमिगत जल स्तर है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि यदि खेती के लिए ज्यादा उपयोग होगा तो ट्यूबवेल के कारण भूमिगत जल को निकाल लिया जाएगा। क्योंकि खेती के लिए कम ही उपयोगी है तो यहां भूमिगत जल का स्तर बहुत अच्छा होता है। चौथा भौतिक लक्षण क्षेत्र है खादर। ये देखिए नदी, ये नदी है, नदी के दोनों किनारे। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होती है, जिस तरह बाढ़ के समय मृदा की नवीन परत जमा हो जाती है। अब अंतर समझ लिया आप बांगड़ से। बांगड़ वो क्षेत्र जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच सकता और खादर वो क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। जब बाढ़ का पानी पहुंचेगा तो क्या होगा? उस क्षेत्र में एक नवीन मिट्टी की लेयर या परत बिछ जाएगी। इस मृदा को जलोढ़ या काप कहते हैं। जैसे बांगड़ को पुरानी जलोढ़ कहते हैं, खादर को नवीन जलोढ़ कहा जाता है और कृषि की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। तो जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के या उत्तर भारत के निम्न क्षेत्र हैं नदियों के, जहां पे इस मिट्टी का विस्तार है और ये जो कृषि के क्षेत्र के लिए उपयोगी है, तो यहां जूट, गन्ना, चावल, तिलहन, दलहन आदि फसलों का बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है। ये था उत्तरी मैदान के विषय में। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कौन कौन से मैदान हैं, किस किस नदियों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। पंजाब का मैदान सतलज और उसके सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, गंगा का मैदान गंगा नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। किन किन राज्यों में इनका विस्तार है, कौन कौन सी फसलें होती हैं, और जब भौतिक लक्षणों के आधार पर पूछा जाए तो आपको 4 वर्गों में बांटा गया है।
पहला है भाबर, तराई, बांगड़ और खदर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मेरा फिर आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को, टुडे ज्योग्राफी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।